हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को। जब से हमारे कक्षा 10वीं का जो ऑब्जेक्टिव को 50% कर दिया गया है और सब्जेक्टिव को 50% कर दिया गया है, तब से देखा जा रहा है क्या ऑब्जेक्टिव जो है उसमें डायरेक्ट 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जा रहा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को याद करना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को बनाना। इसलिए ऑब्जेक्टिव पूरी किताब से अगर पूछा जाएगा तो उसमें से 10 से 15 नंबर आप लोगों का फार्मूला से रहता है। इसलिए संपूर्ण बुक का आप लोगों का इसमें ये वीडियो जो है वह पूरा सूत्र दे दिया गया है। तो पूरा सूत्र अगर आप सिर्फ रट के चले जाते हैं तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आप डायरेक्ट वहाँ सही मार सकते हैं। इसलिए संपूर्ण बुक का इसमें ले लिया गया है और जो इससे बचेगा वह हम लोग दूसरे वाले भाग पर दूसरे वाले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर कर लेंगे। और इसमें कम से कम अभी वर्तमान में बात करें तो 50 से 60 हमारे पास फार्मूला है जिससे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और 50 से 60 में से कम 40 से 50 को पूछा गया है और 10 इसमें से वो लिया गया है जो पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को यहाँ याद कर लेते हैं तो 10 से 15 नंबर आप लोगों का सिंपल वे में सही हो जाएगा। इसलिए तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम फार्मूला को ही देखेंगे। अगर आप लोगों को फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करें तो आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। किताब में आप लोग पढ़ चुके होंगे ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक जो होता है अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे आप लोग कहते होंगे मूल्यों का योग बराबर। बहुत ही कन्फ्यूजनल रहता है, कभी आप लोग c/a कर देते हैं, कभी b-b/a कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है शून्यंकों का योग या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। वहीं शून्यंकों का जब गुणनफल की बात करेंगे हम लोग, शून्यंकों की जो गुणनफल होती है इनकी अगर बात करेंगे तो इनका जो होगा c/a होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप हम सबसे पहले आप लोग इसे याद कर लें, उनके बाद हमें कमेंट कर दें क्या हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। बस इसी फार्मूला पे आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल वे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये रट लेना चाहिए क्या ax² प्लस bx प्लस c का शून्य अल्फा और बीटा हो तो मूल्यों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन में लिख कर छोड़ दिया जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, किसी में b/a c/a, लेकिन आप लोग करेक्ट आंसर याद कर लेंगे -b/a इसका करेक्ट आंसर है। मूल्यों का योग बराबर और अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूल्यों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो आई होप ये सूत्र आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो नेक्स्ट में हम लोगों का है क्या, यदि अल्फा बीटा और गामा, इसे हम लोग कहते हैं गामा, और द्विघात समीकरण ax³ bx² प्लस cx प्लस d का शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या होता है -d/a। एकदम सिंपल में भी आप लोग याद कर लेंगे इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला पर बात करेंगे और ये फार्मूला जो आप लोगों के सामने है, कोई भी एग्ज़ाम होता है 10th में, इससे पहले भी जो एग्ज़ाम होता था उसमें भी इससे सवाल आता था। इसलिए आप लोगों को ये 100% इसका गारंटी है, इससे 3 से 4 सवाल आ जाता है, 3 से 4 सवाल आराम से आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग अच्छे प्रकार से भी देखते हैं इसमें किस प्रकार से आप लोगों को सवाल पूछाया जाएगा। पहले आप लोगों को प्रतिच्छेद करते हुए रेखा और केवल एक हल, इनके बारे में अच्छी प्रकार से बताते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोगों के सामने एक समीकरण है, तो ये समीकरण जो आप लोगों को दिया गया है इसमें क्या हो रहा है, सब पहली बात है क्या, इसे हम लोग बैठाते हैं तो x का मान कितना होता है 1 होता है और y का मान कितना होता है 3 होता है। उनके बाद 2/4 है, 2/4 को बैठाएंगे ये भी 1/2 हो जाएगा और 0 अगर 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस से इधर हो जाएगा प्लस में 0/20 अर्थात 0। इसका जो तीनों जिसका ये आ रहा है वह
किसी में मेल नहीं खा रहा है। पहला आता है हम लोगों का 1/3, उसके बाद आता है हम लोगों का 1/2, उनके बाद आता है हम लोगों का 0, उनका आता है 0। इसलिए इसको जो बराबर जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें से तीनों में से कोई मेल नहीं खा रहा है, तो तीनों का बराबर में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो कटने का अर्थ है यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा कोई समीकरण से, कोई समीकरण लिख देगा और आप लोगों को इस प्रकार से प्राप्त हो, यानी सभी में समान संख्या प्राप्त नहीं हो कोई समीकरण से, तो वह जो समीकरण होगा मेरा, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अर्थात ये जो हो रहा है हमें जो प्राप्त हो रहा है वह इस रूप में प्राप्त हो रहा है, A1/A2/B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें जो हो रहा है ये बराबर नहीं होने के कारण ये कट रहा है, और ये कटने को हम लोग क्या कह देंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का जो हल होता है हम लोगों का, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के हल की बात करें और बीजगणितीय निरूपण की बात हम लोग करेंगे, तो उसका बीजगणितीय जो निरूपण होता है वह केवल एक हल होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के कितना हल होता है, तो केवल एक हल और अद्वितीय होता है। सिंपल वे में याद करना, अगर इस प्रकार से भी लिख के दे देता है और कहता है ये कौन सी रेखाएं हैं और इसकी कितनी हल हैं, तो केवल एक हल है और यह प्रतिच्छेदी रेखा है। नेक्स्ट बात करेंगे 2x + 3y। इसे भी हम लोग उसी वे पर बैठा के देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 2y4, उनके बाद हम लोगों का आता है 3y6, उनके बाद हम लोगों का 9y18। तो इसको काटाते हैं तो 1/2 1/2 1/2। इसका क्या हो रहा है, हम लोगों का तीनों का जो समीकरण का हल आ रहा है वह बराबर आ रहा है, एक भी इसमें कट नहीं रहा है। तीनों का जो समीकरण बराबर आने के कारण हम इसको क्या कह देंगे, संपाती रेखा। क्या कह देंगे, इन्हें हम तीनों का हल देखिए आप लोगों के सामने जो आ रहा है वह बराबर में आ रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कह देंगे, संपाती रेखा कह देंगे। क्या रेखा हो जाएगा, संपाती रेखा। और संपाती रेखा का क्या हल होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। इसे जरूर आप लोग याद करेंगे कि संपाती रेखा का जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करें तो x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। ये भी हमारा समीकरण है। और इसका हल की बात करें तो 1/2 आएगा फर्स्ट वे। सेकेंड में बात करें तो 2/4 आएगा, और थर्ड में बात करें तो -4/12 आएगा, -12 आएगा। तो इसमें अगर बात करें ये जो 1/2y4 है, तो इससे भी हम लोग कटाएंगे, 1/2 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और उनके बाद यहाँ क्या होगा हम लोगों का, इससे अगर हम लोग कटाए तो 1/2 भी आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 बराबर 1/2 और -4/12 को कटाएंगे तो क्या होगा, -12 को, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन हमारा ये बराबर नहीं होने के कारण इसका जो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से हो रहा है, इसका जो हमारा ग्राफीय निरूपण होता है कुछ इस प्रकार से हो रहा है। पहला बार में बराबर होता है, लेकिन तीसरे बार में बराबर नहीं होने के कारण बीच में कट रहा है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कह देंगे, समांतर रेखा। और इसके कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होगा। सिंपल वे में आप लोगों को याद करना है, प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होगा, संपाती रेखा का अनेक हल होगा, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोगों को कोई समीकरण लिख देगा, आप लोग उसे चेक कर लेंगे किस प्रकार से हमारा ये समीकरण आता है, उस प्रकार से आप लोग किसी भी समीकरण का बता सकते हैं केवल एक हल है या कौन सी रेखा है। अगर मान के चलिए आप लोगों के सामने ये वाला समीकरण लिख देता है और पूछता है ये कौन सी रेखा है, तो आप लोग इस प्रकार का वहाँ समीकरण को हल करेंगे। अगर इस प्रकार का प्राप्त हो जाए तो वह संपाती रेखा हो जाएगी, और इसका हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। सिंपल वे में आप लोग इसे ज़रूर ही कंप्लीट तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो उसी का यहाँ दिया गया है क्या, A1/A2 फिर कर रहा है बीच में B1/B2, ये प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगी। तीनों बराबर है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो संपाती रेखा हो जाएगी। और समांतर रेखा का आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार डायमेंशन होता है, तो वही ये समांतर रेखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो द्विघात सूत्र
द्विघात सूत्र जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा देय होता है। द्विघात सूत्र जब आप पढ़े होंगे तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। द्विघात सूत्र बराबर वहाँ दे दिया जाता है, द्विघात सूत्र बराबर कौन सा सूत्र होगा, तो आप लोग इसे याद करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोगों को किसी विवक्तर पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होगा किसी विवक्तर का। और उनके बाद इस पर बात करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होता है तो बी स्क्वायर 4 माइनस ac इधर लाइन होगा इसका और बराबर 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार का सवाल आप लोगों के सामने वहाँ लिख देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा का ये चिन्ह है और इधर 0 हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या होता है, जब दो मूल बराबर होगा तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अगर तीसरे में मूल बराबर नहीं होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इधर की साइड में 0 बड़ा हो जाता। तो आप लोगों को यहाँ इस प्रकार से याद करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, तो इसमें से क्या हो रहा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होता है। इसमें क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होता है। और इसमें क्या होता है, दो बराबर मूल होता है। क्या होता है, संपाती या वास्तविक मूल होता है, दो बराबर मूल होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक मूल नहीं होता। अगर इस प्रकार का ढांचा लिखा रहे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का ढांचा लिख दे और पूछेगा यह कौन सा मूल है, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर इस प्रकार का ढांचा लिखे और पूछे इसका मूल क्या होगा, तो दो बराबर मूल होगा। और उनके इसका पूछे तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए ये सारे आप लोगों का किताब से ही लिया गया है, इसलिए किताब से कट ऑफ करके यहाँ आप लोगों के सामने दे दिया जा रहा है। तो आप समांतर श्रेणी में आप लोगों का एक सूत्र आता है, प्रथम पद a और सार अंतर d, AP का nवां पद तो निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो an बराबर a प्लस n माइनस डी होता है। आप लोग किताब में भी पढ़ चुके होंगे, तो इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 बराबर d। और किसी AP में n पदों का s बराबर सूत्र क्या होता है, तो s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d। इसी प्रकार का सूत्र आप लोग जब सब्जेक्टिव वाला इसमें सवाल बनाते होंगे तो उस पर इसमें यह सवाल आता होगा s बराबर, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि सब्जेक्टिव बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। और AP अंतिम पद है, तो AP के सभी पदों का योग s सूत्र बराबर क्या होगा, योग s सूत्र बराबर क्या होगा, तो SN बराबर n/2 a प्लस l से प्राप्त होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सारी सूत्र आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी काम देंगे और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आप लोग इसे सिर्फ रट लेंगे तो आप लोगों का 10 से 15 नंबर आ जाएगा, जैसे आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। अब बात करते हैं px1 y1 और qx2 y2 के बीच की दूरी, सबसे इतना ही आप लोग याद करना। इससे 2 नंबर का सवाल हर बार एग्जाम में आप लोगों का फिक्स रहता है। क्या रहता है, 2 नंबर का सवाल जो रहता है हर बार एग्जाम में फिक्स रहता है। तो बीच की दूरी पूछा जाएगा, किसी संख्या को लिख देगा p बराबर इतना इतना और x बराबर इतना इतना, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह यही होता है, √x2 माइनस x1 स्क्वायर बटा y2 माइनस y स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे आप लोगों का 2 नंबर का भी सवाल हल होगा, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसे बनाना है। और p इंटू एक्स माइनस वाई, तो मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी ये आप लोगों का बीच की दूरी था। और मूल बिंदु की दूरी की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मूल बिंदु की दूरी, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बीच की दूरी में √x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस वाई स्क्वायर, और मूल बिंदु की दूरी में √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें तो उस बिंदु P इंटू एक्स वाई निर्देशांक जो बिंदुओं AX1 Y1 और BX2 Y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 M2 अनुपात में आंतरिक विभाजित करता निम्नलिखित होता है। जब ये आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो इसका सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 M1 बटा Y2 M2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। ये सारी सूत्र आप लोगों को सब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन ये दोनों सूत्र आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा वो सब सवाल को बनाने में भी यह सूत्र बहुत ही खास होगा। तो फिर चौथा सूत्र इसमें आता है, बिंदुओं P इंटू x1 y1 और
क्यू x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। और बिंदु नेक्स्ट सूत्र है हम लोगों का, बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। इससे भी 2 नंबर का हर एक बार सवाल फिक्स रहता है। अगर आप लोगों को इससे सवाल चाहिए कौन कौन से पूछा गया है तो आप लोगों को हम कमेंट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ दिया जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस प्रकार से दिया रहे और निकालने की बात करें तो इस प्रकार का सूत्र आएगा क्या, x1 इंटू y2 - y3 और x2 इंटू y3 - y1 और x3 बराबर y1 - y2। इसका ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप लोगों का इसमें से एक कोस थीटा और साइन थीटा वाला जो मान रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसे याद कर लेंगे। क्या, सिंपल वे मान इस प्रकार से दे दिया जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए होता है। और साइन कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। और टेन 90 डिग्री माइनस ए दे दिया तो कॉट ए हो जाएगा। सिर्फ उल्टा होता है, टेन का कॉट हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए देगा टेन ए हो जाएगा। वहीं अगर सेक 90 डिग्री माइनस ए देगा तो कोसेक ए हो जाएगा। अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए दे दे तो सेक ए हो जाएगा। ये छः को आप लोग अच्छी प्रकार से रट लेंगे, क्योंकि इसमें से हर एक बार 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है। लिख देगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो वहाँ आप लोगों को टिक आउट करना होगा साइन ए, और टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉट ए। और ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। उनके बाद कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, वहाँ सिंपल से ही लिख देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये जो आप लोगों का सूत्र है यहाँ 6, 7, 8, 9 सूत्र जो है आप लोगों का 9 में से 2 आराम से इस बार आ जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अच्छी प्रकार से रट लेंगे ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और आ जाता है त्रिज्या आर वाले वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। इस सिंपल से लिख देगा त्रिज्या आर वाले वृत्त का परिधि क्या होगा, तो त्रिज्या आर वाले परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। और त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, यानी वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों का πr² होता है। वहीं बात करें कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो θ/60 360 इंटू 2πr। किसी संगत चाप की लंबाई वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, तो θ/360 2πr। नेक्स्ट बात करें तो त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, इसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो ये सवाल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बन जाएगा किसी वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, इस प्रकार से बनाएंगे तो बन जाएगा। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संगत त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करें तो शंकु से संबंधित सवाल है। शंकु का छिन्नक आयतन बराबर क्या होता है, तो 1/3 πh इंटू r1² प्लस r2 r1 गुना r2। और शंकु की छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, πl इंटू r1 प्लस r2, जहाँ l बराबर h² प्लस इंटू r1 माइनस r2 स्क्वायर। सिंपल से आप लोगों को सीबी से उतार के याद कर लेना है पहले, उनके बाद आप लोगों को सवाल बनाना है, क्योंकि ये सब जो सूत्र है आप लोगों को अगर सूत्र याद रहेगा तो सवाल अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें शंकु का छिन्नक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πl इंटू r1 प्लस r2 प्लस πr1² सिर्फ आप लोगों को इसे उतार के पहले याद कर लेनी है। बाद में अगर इसका यूज़ आप लोग पढ़ना है तो कमेंट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात करें माध्य माध्यक बहुलक, जो 5 नंबर से हर एक बार फिक्स रहता है, तो इनकी सूत्र के बारे में चर्चा करें तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि इतना माध्य दे देगा और पूछेगा इनका माध्य संख्या के रूप में लिख देगा हिसाब के तौर पर। तो आप लोग पूछेगा माध्य क्या होता है। सबसे प्रत्यक्ष विधि की बात करें और सबसे प्रचलित विधि प्रत्यक्ष माध्य की विधि होती है, जिसका सूत्र होता है सिग्मा fi xi सिग्मा fi। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो सिग्मा fi xi सिग्मा fi। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है l प्लस
एफ इंटू F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO प्लस F2। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, गुना H। आप लोगों के ये सूत्र में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस इंटू F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H होता है बहुलक बराबर सूत्र। और माध्यक बराबर क्या होता है। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुना H। माध्यक बराबर हमारा सूत्र हो जाता है। और प्रायिकता से जहाँ 1 या 2 नंबर का सवाल फिक्स रहता है, तो प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता PE बराबर यानी प्रायिकता बराबर E की अनुकूल संख्या बटे प्रयोग की सभी संभावित परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर सूत्र होता है। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करें, कोई अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। वहीं अगर असंभव घटना जिसको घटना नहीं घट सकती है तो उनकी प्रायिकता 0 हो जाती है। ये दोनों कम से कम एग्ज़ाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। क्या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आप लोग इसे पूरी अच्छी तरीके से रट लेंगे। क्या कोई निश्चित अगर घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 ही आएगी। अगर कोई असंभव घटना है तो उनकी प्रायिकता आप लोगों की 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग MVVI मेंसुरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल रहता है, जिसमें 14 का 15 आप लोगों का लिया गया। आप लोगों को 15 मुंह पर याद रहना चाहिए और हर वक्त याद रहना चाहिए। और इससे कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ सूत्र पूछ लिया गया है और इससे आधारित बेस्ड जो सवाल पूछा जाता है, इनके लिए आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में इससे आधारित मेंसुरेशन से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप लोगों को सूत्र में सहित आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग पहले सूत्र याद कर ले, ताकि जब हम सवाल जब बनाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और किसी का हम सूत्र लिखें तो आप लोग पहले सूत्र याद रहेगा तो आप लोग सवाल को अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहला सूत्र आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। नेक्स्ट बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है। नेक्स्ट बात करें, सिर्फ इतना ही लिख देगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर, क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πRH। उनके बाद होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR इंटू R प्लस H होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को सूत्र अच्छी प्रकार से याद करना है, क्योंकि ये सारे सूत्र में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कहीं वक्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं, तो कहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सारी सूत्र को अच्छी प्रकार से कंप्लीट रखना है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है। और वहीं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो πRL इंटू πR² होता है। उनके बाद हम लोग गोले पर आते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πR² होता है। वहीं अगर अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, गोला का 4πR² होता है, तो वहीं अर्धगोला आधा गोला का जो होगा उसका 2πR हो जाएगा। वहीं अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πR² हो जाएगा। अगर हम घनाभ का आयतन की बात करें तो घनाभ की आयतन का जो हो जाएगा वो L गुने B गुने H इनका हो जाएगा घनाभ की आयतन का सूत्र। वहीं अगर घन की आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा तो A³ और बेलन की आयतन बराबर जो हो जाएगा πR² H बेलन की आयतन हो जाएगा। और वहीं अगर शंकु की आयतन पर बात करें तो शंकु की आयतन बराबर जो होता है 1/3πR² H शंकु की आयतन बराबर हो जाती है। तो गोले की आयतन की बात करें तो 4/3πR³ और अर्धगोले की आयतन की बात करें तो 2/3πR³। आप लोगों को जो यह मेंसुरेशन का जो ये सूत्र दिया गया है 14 सूत्र है, आप लोगों को कंप्लीट तौर पर इसे MVVI के तौर पर याद करना है। वैसे तो इसमें सभी सवाल आप लोगों के लिए VVI ही तौर पर इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, और इसमें से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को
अगर हमारे चैनल पर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में और जो 10वीं से संबंधित 10वीं क्लास से संबंधित वीडियो आएंगे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तो आप लोगों के अवेलेबल हो तो आप लोग सब्सक्राइब वाले बटन के साइड पर आप लोगों को एक बेल आइकन वाला घंटी की तरह दिखेगा, उसे प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोगों को अगर पहले ही बता चुके हैं इससे संबंधित सवाल बेस्ट फार्मूला चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।